इस वीडियो के अंदर सीमेंट के ऊपर आपको हर एक चीज़ वो जानने को मिलेगी जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एग्ज़ाम लिखने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सीमेंट किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। दो ईंटें हैं, दोनों को एक के ऊपर एक रखा, शेयर स्ट्रेस की वजह से दोनों अलग अलग हो सकती हैं, तो बीच में लगा दिया सीमेंट। ये हुआ काम सीमेंट का। अब बताते हैं कि सीमेंट बनता किन किन चीज़ों से है। तो मेनली दो तरह के कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, कैलकेरियस, आर्जिलिसियस। कैलकेरियस मतलब नाम से पता चल रहा है, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम से बने हुए कंपाउंड। आर्जिलिसियस जो वो कंपाउंड जिसके अंदर सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, ये सब लाइक क्ले, शेल, स्लेट, फ्लाई ऐश एट्सेट्रा। और कैलकेरियस जैसे चौक हो गई, इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैराइन शेल, ये सब। अब अगर पूरे सीमेंट को हम अगर कंपोनेंट वाइज डिवाइड करें कि क्या क्या कंपोनेंट है इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होगा इसके अंदर लाइम का, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके अंदर, और ये लगभग 60% होता है। इसका काम क्या होता है? काम इसका ये होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सीमेंट के लिए, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड करना। अब इस साउंडनेस क्या होता है? मान लो हमने सीमेंट लिया, उसके अंदर पानी डाला। अब पहले उसका वॉल्यूम था V, बाद में इसका वॉल्यूम 2V हो गया या 3V हो गया। तो ये क्या हुआ? ये एक्सपेंड हो गया। ये होना सही नहीं होता। मान लो आपने स्ट्रक्चर में यूज़ कर लिया कंक्रीट जिसके अंदर सीमेंट था, ठीक है, पहले इतना था, लेकिन बाद में जब ये एक्सपेंड कर गया, अगर वो एक्सपेंड कर जाएगा तो वहाँ पे क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्रैक आ जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये होना बहुत गलत होता है। मतलब लाइम हम डालेंगे तो साउंडनेस बढ़ाएगा, तो ये चीज़ अच्छी है। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही लाइम हमने ज़्यादा डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, तो ये अनसाउंड भी बना देता है सीमेंट को। क्यों बनाता है वो भी जब बोगस कंपाउंड पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। और दूसरा ये है कि अगर हमने डेफिशिएंट अमाउंट में यूज़ किया तो ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। तो सिंपल 60% होता है, इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये चलो यहीं से देख लेते हैं। लाइम है, लाइम के अंदर वाटर डाला हमने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सल्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और एक C3 एक बोगस कंपाउंड होता है। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि सीमेंट के अंदर हमने वाटर डाला, ठीक है, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसने सल्फेट से रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बनाया, और वापस से सीमेंट उसके साथ रिएक्ट करके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। जो भी हम पढ़ रहे थे ना कि वॉल्यूम बढ़ गया, कैसे बढ़ा? वो ऐसे बढ़ा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिलिका। लाइम हो गया, दूसरे नंबर पर आता है सिलिका। ये लगभग 20% होता है, और ये क्या प्रोवाइड कराता है? स्लाइम की तरह ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। दूसरा, सेटिंग टाइम को ही बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम मतलब सीमेंट लिया, पानी डाला, पानी डालने के बाद उसके अंदर क्या हुआ? चिपचिपापन सा आया, स्टिकीनेस आई, और क्या हुआ कि जो प्लास्टिसिटी थी उसकी फिर थोड़ी देर बाद लूज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो पहले हम सीमेंट को उठा के इधर उधर पटक रहे थे और वो कोई भी शेप ले रहा था, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि वो अपनी एक ही शेप में आने लगेगा। उसे कहेंगे हम प्लास्टिसिटी लूज़ करना, और इसी को कहते हैं हम सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो अगर सिलिका हम ज़्यादा डाल देंगे तो सेटिंग टाइम जो होगा बढ़ जाएगा। मतलब ये जो हमने कहा है कि वो अपनी लूज़ करने लगेगा प्लास्टिसिटी, ये बहुत टाइम बाद होगा। ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक ये प्लास्टिक स्टेट में ही रहेगा। तीसरा, एल्यूमिना। तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिना। ये करीब 5% होता है, सिलिका से थोड़ा उलट। इसमें क्या होता है? अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ गया सीमेंट के अंदर तो ये करेगा क्विक सेटिंग। मतलब पानी डाला, थोड़ी देर बाद ही जमना स्टार्ट कर गया, तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिला कि हम उसको कहीं स्ट्रक्चर में यूज़ कर सके। तो ये भी गलत हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हम इसका एप्लीकेशन बेसिस अभी आगे देखेंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि जल्दी से जम जाए तो वहाँ पे ये फ़ायदेमंद है, और जहाँ पे हमें चाहिए कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए तो वहाँ पे नुकसान है। तो क्विक सेटिंग के लिए होता है यूज़। दूसरा क्या होता है? फ्लक्स। एज अ फ्लक्स यूज़ करता है और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है। क्लिंकिंग टेम्परेचर मतलब हमने सारे कंपाउंड मिला दिए, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, सब। उसके बाद हमने इसको किया बर्न। अब हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। कितने? 1700 डिग्री सेल्सियस पे, माना 1700 डिग्री सेल्सियस पे बने। हमने अगर जो एल्यूमिना यूज़ कर दिया तो ये टेम्परेचर कर देगा कम, कि 1400 डिग्री सेल्सियस पे ही ये कंपाउंड बन जाएंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ? जो चीज़ 1700 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी वो 1400 डिग्री सेल्सियस पे हो गई। तो मतलब ये हो गया इकोनॉमिकल। आगे चलते हैं। और क्या है? आयरन ऑक्साइड। ये करीब 4% होता है। ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही देख रहे हैं एक तरह से। तो आयरन ऑक्साइड 4% होता है। ये देता है हार्डनेस और कलर। हार्डनेस मतलब एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ को स्क्रैच करो, अगर स्क्रैच कर पाए तो जिसने स्क्रैच किया है वो ज़्यादा हार्ड है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। और ये प्रोवाइड कराता है कलर। सिमिलरली मैग्नीशिया जो होता है वो भी हार्डनेस और कलर ही देता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड ने दिया था, लेकिन बस ये थोड़ा कम होता है। और लास्ट आता है एल्कलीज। एल्कलीज बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं एफ्लोरेसेंट इफेक्ट दिखाते हैं। मतलब कि मान लो एल्कली है, पानी से रिएक्ट किया, पानी से रिएक्ट करने के बाद वो लीच आउट हो गया स्ट्रक्चर से बाहर, तो अब स्ट्रक्चर की सतह पे पहुंच गई।
अब उस सतह पे पहुंचने के बाद, उसकी सरफेस पे पहुंचने के बाद पानी तो उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, लेकिन जो एल्कली बची वो एग्रीगेट से रिएक्ट करके, कंक्रीट का जो एग्रीगेट है उससे रिएक्ट करके, ये एग्रीगेट एल्कली रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से स्टेन धब्बे रह जाते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद या पीले पीले धब्बे आ जाते हैं, जो कि बहुत भद्दे लगते हैं। तो इसको इसलिए कम मात्रा में हमारे पास एल्कलीज होनी चाहिए सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन कौन सा कंपाउंड जो होता है सीमेंट के अंदर होता है। अब कंपाउंड हमने देख लिया, हमने अभी भी देखा कि बहुत सारे कंपाउंड हमने एक साथ इकट्ठे किए, बर्न किया, तो हमारे पास कुछ एक नए कंपाउंड्स बने, और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से हमारे पास आती है जो प्रॉपर्टीज़ होती है सीमेंट की, वो जैसे हमने कहा कि स्ट्रेंथ है, साउंडनेस है। तो अब इसको साइंटिफिकली समझेंगे हम कि ये कैसे आई। तो स्टार्ट करते हैं हम बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड क्या है? कंपाउंड को मिलाया, बर्न किया, क्लिंकर, तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर पे यहाँ पे कंपाउंड बन गए, तो उनको कहेंगे बोगस कंपाउंड। ये होते हैं 4 तरीके। क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है एलाइट, इसको कहते हैं C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम, ये जो C है, C रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे CaO लाइम को, और सिलिकेट S जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है SiO2 को। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये लगभग 50% होता है। मतलब 4 तरह के बोगस कंपाउंड अगर जो बने तो 50%, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास यही बना। ठीक है, अब इसकी वजह से ही अर्ली स्ट्रेंथ आती है। जो हमने बोला कि जो लाइम होता है, लाइम जो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइम अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि लाइम से ही बन रहा है C3S। देखो यहाँ पे 3 बार C है, मतलब लाइम यहाँ पे ज़्यादा है, तो लाइम बढ़ाएंगे तो C3S बढ़ेगा, और C3S की वजह से ही स्ट्रेंथ है। तो समझे यहाँ पे कि अर्ली स्ट्रेंथ जो है, अर्ली स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे मान लो हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ मतलब कि हम ग्रेजुअल लोडिंग के लिए, मतलब हल्के हल्के हम उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो वो उसको झेल पा रहा है, उसको बियर कर पा रहा है, तो इसको कहेंगे हम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 7 से 14 दिन के अंदर ही आ जाती है, तो इसको कहेंगे अर्ली स्ट्रेंथ। हाँ, एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, ये समझो। तो मतलब C3S अगर जो किसी भी सीमेंट के अंदर ज़्यादा है, तो मतलब वो अर्ली स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, कि 7 से 14 दिन के अंदर ही वो स्ट्रेंथ पकड़ लेगा अपनी, जितनी उसको चाहिए थी। ठीक है, अब एप्लीकेशन कहाँ पे होगी? जैसे मान लो हम स्लीपर्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे रेलवे में स्लीपर्स होते हैं, अब क्या होगा कि जितनी जल्दी वो बन जाएंगे उतनी जल्दी हम ट्रैक पे बिछा देंगे उनको, और उतनी जल्दी हम उसको यूज़ कर पाएंगे ट्रैक को। तो हमें चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन करे। ऐसा नहीं कि सालों तक स्लीपर ही बन रहे हैं, हमने बना के छोड़ दिए उनको, 1 साल तक ही बन रहे हैं वो, सेट हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें बहुत जल्दी उनको चाहिए होता है। तो हम उसके अंदर C3S की अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो इससे अर्ली स्ट्रेंथ आती है, तो हम उसको जल्दी यूज़ कर पाते हैं। जैसे ब्रिज है, ब्रिज बन रहा है, सब काम रुका पड़ा है, ट्रांसपोर्ट रुका पड़ा है, या फिर हमने कहीं डाइवर्ट किया है, वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया, तो हमें चाहिए कि जो रिपेयर हो या फिर बनने का काम हो, ये जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अर्ली स्ट्रेंथ, जिसके अंदर ज़्यादा होगी, तो C3S हम बढ़ा देंगे उस सीमेंट में, ताकि अर्ली स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाए। ठीक है, और ये क्या करता है? इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग। फ्रीजिंग एंड थोइंग मतलब जमना और मेल्ट होना। एक प्रॉपर्टी होती है कि C3S जहाँ पे भी जिस सीमेंट में ज़्यादा होगा वो फाइनली ग्राइंडेड हो जाएगा। फाइनली ग्राइंडेड मतलब उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब परमेबिलिटी कम। फ्रीजिंग थोइंग क्या होता है? पानी जो होता है सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर चला जाता है, फिर वहाँ पे फ्रीज होता है, मेल्ट होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन और श्रिंकेज होती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाती है। ठीक है, ये सूटेबल नहीं होता स्ट्रक्चर के लिए। अब अगर जो हमने परमेबिलिटी ही कम कर दी, सरफेस एरिया बढ़ गया तो परमेबिलिटी ही कम कर दी, तो पानी ही अंदर नहीं जाएगा, तो फ्रीजिंग थॉइंग कैसे होगी? ठीक है, तो C3S होगा तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो फ्रीजिंग थॉइंग कैसे होगी? अगर हम रिएक्शन देखें, क्या है रिएक्शन देखें कि जो C3S हमने देखा, C3S की वजह से स्ट्रेंथ गेन हो रही है। कैसे हो रही है? H2O से इसने रिएक्ट किया, H2O से रिएक्ट मतलब हाइड्रेशन हुआ, तो ये बनाता है CSH जेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोबरमाइट जेल। ठीक है, और बनाता है CaOH होल टूवाइस। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। CSH है, ये बनाएगा CSH, तो इसके अंदर ही होती है जेल प्रॉपर्टी, आपकी ग्लूइंग प्रॉपर्टी, और यही देता है स्ट्रेंथ सीमेंट को। सो ये हो गया एलाइट। एलाइट के बाद आते हैं बेलाइट के ऊपर। बेलाइट क्या होता है? जैसे ये अर्ली स्ट्रेंथ पकड़ता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। मतलब 1 साल बाद अगर जो उसके अंदर सीमेंट स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वो C3S की वजह से नहीं, वो C2S की वजह से गेन करेगा। तो 1 या 2 साल के बाद से इसकी स्ट्रेंथ गेन स्टार्ट होती है इस कंपाउंड की वजह से। ठीक है, इसलिए हम अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है C2S को मानते हैं, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 लाइन के
हमारे पास कंपाउंड 2 लाइम के मॉलिक्यूल मान सकते हैं, ठीक है, बेलाइट के अंदर। तो अल्टीमेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट एसिड्स एंड केमिकल्स। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं इसके अंदर। समझने वाली बात यह है कि जो अटैक हो रहा है एसिड और केमिकल्स का, वो किसके ऊपर हो रहा है वो देखना है। तो देखो, हमने भी देखा, अलग पेज पे देखते हैं इसको। देखो, दोनों ही केस में रिएक्शन आ रही है ही। C3S हाइड्रेटेड होने के बाद CSH बना रहा है और CaOH होल ट्वाइस बना रहा है। ऐसे ही C2S भी ये दोनों चीज़ें बना रहा है। चलो, ये तो काम की चीज़ हो गई। अब इसकी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये अटैक क्या है। अटैक समझते हैं क्या है, ये केमिकल्स का अटैक क्या है। मान लो हमारे पास सल्फेट है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट या कुछ भी सल्फेट है हमारे पास सीमेंट के अंदर, तो वो क्या होगा, एल्कली सल्फेट वगैरह जो भी है, तो क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, अब ये कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टी है कि जैसे हमने C3S C2S देखा, तो आगे आएगा एक C3A, उससे रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी है इसकी। और जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देता है। तो मतलब अटैक होने से क्या हो रहा है, अनसाउंड बन रहा है हमारा सीमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि अगर हमारे पास C3S है तो हाँ, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे भी COH होल ट्वाइस बन रहा है, तो यहाँ पे, तो इस वाले केस में ये रेजिस्टेंट कैसे हो गया, तो इसका कारण ये है कि COH होल ट्वाइस इस वाले केस के अंदर बनता है बहुत ज़्यादा और इसके अंदर बनता है थोड़ा सा कम। ठीक है, तो जब ये CaOH होल ट्वाइस ही नहीं होगा, कम होगा, तो C3A से रिएक्ट ही नहीं करेगा और अनसाउंड नहीं बनाएगा सीमेंट को। इसलिए हम बोल रहे हैं कि C2S की वजह से थोड़ा ये जो सीमेंट होता है रेजिस्टेंट हो जाता है केमिकल्स के लिए। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं डैम्स ब्रिजेस वगैरह में। देखो, अगर कोई बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा ब्रिज है, तो उसमें क्या है कि उसमें हमें चाहिए कि जैसे मान लो डैम है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रिज है, तो उसमें चाहिए कि वो बहुत टाइम बाद बन के तैयार होगा। हमें पता है कि वो 2 साल बाद वर्किंग में आएगा। अगर वो 2 साल बाद वर्किंग में आने वाला है, तो हम क्यों चाहेंगे कि वो अभी से स्ट्रेंथ गेन करे। अभी से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए क्या होगा, C3S हमें यूज़ करना पड़ेगा। और C3S अगर जो होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ज़्यादा बनेगा उसके अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पानी से रिएक्ट करता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर लीच आउट करके बाहर निकल जाता है स्ट्रक्चर से। एक बार देखते हैं ज़रा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत परेशान करता है पूरे सीमेंट में। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है या फिर पानी के साथ सोल्यूबल होता है और फिर स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाता है। अब स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गए, पोर्स। और पोर्स अगर जो अंदर रह गए तो क्या होगा, जब लोड लगेगा तो ये जब पोर्स होगा तो ये अनस्टेबल होगी, उतनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं रह जाएगी। तो हमें चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम से कम हो। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि हम C3S की जगह C2S यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर कम है। दूसरा क्या हुआ, जो C3S है वो रैपिड रिएक्ट करता है और उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि जैसे मान लो C3S है, उसने वाटर से रिएक्ट किया और यहाँ पे CSH बना, ठीक है, और बना CaOH होल ट्वाइस। अब क्या होगा, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो यहाँ से हीट निकली है बहुत ज़्यादा निकली। अब ये बहुत ज़्यादा निकली, उसकी वजह से पानी इवेपोरेट होगा। पानी इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे होगी, पानी जब बाहर निकलेगा तो वहाँ पे होगी श्रिंकेज। ठीक है, और श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग आ सकती है। सो दैट्स वाई कि हम यहाँ पे C2S यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मान लो हमें डैम बना रहे हैं, 2 साल बाद वो वर्किंग में आएगा, तो हम अभी क्यों चाहेंगे कि उसकी इतनी जल्दी वो गेन कर ले स्ट्रेंथ। धीरे धीरे करने दो उसे 1-2 साल में। अब 1-2 साल बाद उसे स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हम यूज़ करेंगे C2S। ये हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन जो होता है C2S में कम होता है, C3S में होता है ज़्यादा। अब डिसएडवांटेज हमने देख ली कि लीचिंग आउट हो जाता है जिसकी वजह से अंदर रह जाता है पोर्स और जिसकी वजह से स्ट्रेंथ हो जाती है कम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है और वो C3A से रिएक्ट करके जो भी अगला बोगस कंपाउंड पढ़ाएंगे वो जो होता है वॉल्यूम बढ़ा देता है सीमेंट की वजह से। तो ये होता है डिसएडवांटेज। एडवांटेज सिर्फ इसका इतना होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो एल्कलाइन है तो pH बढ़ा देता है जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो बस यहाँ पे आ जाता है कि रीइंफोर्समेंट में रस्टिंग नहीं होती, इसकी वजह से ये होता है एडवांटेज। अब देखते हैं अपना थर्ड बोगस कंपाउंड। ये क्या है, ये जैसे पहला था 50%, दूसरा भी 40% के आसपास था C2S। थर्ड बोगस कंपाउंड है C3A, इसका नाम है सेलाइट। 10% के आसपास होता है। जैसे वो 7 से 14 दिन में हो जा रहा था जो हमारे पास एलाइट था। बेलाइट जो हमारे पास था वो 1 साल टाइम ले रहा था हाइड्रेशन के लिए। C3A क्या होता है, ये बहुत जल्दी हाइड्रेट कर जाता है, पानी से रिएक्ट करके 24 घंटे के अंदर रिएक्ट कर जाता है और जिसकी वजह से पानी से रिएक्ट करके ये देता है फ्लैश सेट। ऐसा मतलब जो कंक्रीट होता है, जो हमारा सीमेंट होता है वो प्लास्टिसिटी लूज़ करने लगता है। क्या होता है, फ्लैश सेट में क्या होगा कि पानी मिलाया और एकदम से सेट हो गया, वो हमें यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये एक दिक्कत वाली बात होती है। तो ये फ्लैश सेट प्रोवाइड कराता है हमें।
ठीक है। फ़ायदा ये हो जाएगा कि मान लो अंडर वाटर हम कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे चाहिए कि तुरंत की तुरंत वो सेट हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। C3 है, वहाँ पे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैश सेट ये देता है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास C3 होता है, मतलब हमने जो C3H था, पानी से रिएक्ट किया था, हमने CSH बनाया था, यहाँ पे हीट आया था, हीट ऑफ हाइड्रेशन हुई थी। तो यहाँ पे जो हीट निकली थी वो उसे हम कैलोरी में हम उसको मेज़र करते हैं। तो वो जो सबसे ज़्यादा हीट जो निकलती है वो निकलती है C3A के अंदर। अब सबसे ज़्यादा हीट निकलेगी तो सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी उड़ के जाएगा, श्रिंकेज होगी, क्रैकिंग सबसे ज़्यादा होगी इसके अंदर, इसकी वजह से। ठीक है, और दूसरा यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ सल्फर सीमेंट अगेंस्ट अटैक ऑफ सल्फर। क्या होता है कि सीमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है सल्फर के द्वारा अटैक को, उसको कम कर देता है। जैसे C3 है, अब आई वो जो हम रिएक्शन ऊपर पढ़ रहे थे, सल्फेट है। सल्फेट जो होता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और जब कैल्शियम सल्फेट C3A से रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको एटनजिट बोलते हैं। तो ये अगर जो मान लो सीमेंट का वॉल्यूम था V, तो ये 2.27 V तक बना देता है। तो समझ लो इतना था, बाद में इतना हो गया अंदर अंदर। तो सोचो कितने पोर्स और कितना मतलब डिस्टेबलाइज कर दिया होगा इसने स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। अब क्या होता है, इसको फ्लैश सेट, जैसे हमने देखा कि पानी मिलाया और तुरंत से फ्लैश सेट हो गया, हमें यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जब हमने सब कंपाउंड मिलाए थे और उसको बर्न किया था, तो उस टाइम पे हम जिप्सम भी यहाँ पे डाल देते हैं। जिप्सम क्या करता है, जो C3A है उसके अराउंड एक लेयर बना लेता है अपनी जिप्सम की। अच्छा, हमने हीट किया था तो 2H2O हमारे पास निकल गया था, तो अब कैल्शियम सल्फेट की इसकी चारों तरफ आ गई लेयर। अब अगर पानी अटैक करेगा, अब H2O अगर जो रिएक्ट करेगा, अब H2O रिएक्ट करना चाहता है C3A से, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ है जिप्सम। तो पहले वो सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम सल्फेट जो जिसके 2H2O उड़ चुके थे, अब वो 2H2O आएंगे पहले। और इसकी वजह से ही हमें ऐसा लगता है जैसे फॉल सेटिंग हुई, कि जैसे ये बनता है हमें ऐसा लगता है सीमेंट जमना स्टार्ट हो गया, जबकि वो जमता नहीं है, वो जिप्सम का ये हाइड्रेटेड होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। तो लेकिन हमने क्या किया कि H2O को C3A से रिएक्ट करने से रोक लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर जो ये रिएक्ट कर जाता तो तुरंत से सेट कर देता है। तो इसलिए ये होता है जिप्सम का काम, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। जैसे CaSO4.H2O हटा, तुरंत से फिर वो C3A से रिएक्ट करेगा और फिर सेटिंग दे देगा। ठीक है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अपना जिप्सम ने 3 से 4% होता है। अब हमारा जो सीमेंट था वो फ्लैश सेट नहीं हुआ, हमें टाइम मिल गया इतना कि हम उसको यूज़ कर सकें। एंड लास्ट आता है फेलाइट। ये सबसे कम इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ स्ट्रेंथ कुछ नहीं देता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, सबसे जल्दी रिएक्ट यही करता है पानी के साथ। तो अगर हम वो देखें, अब 3-4 पैरामीटर्स पे देखें कि क्या क्या होता है। एक सेकेंड। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन तो हमने अभी देख लिया कि C4AF का सबसे ज़्यादा है, बस कहीं पे और नहीं आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको देखने मिलेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन C4AF का ज़्यादा होता है सबसे। सेकंड नंबर पे C3A का। नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं हम बाइंडिंग प्रॉपर्टी का। बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कराता है, तो C3S सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, C2S सेकंड नंबर पे करा रहा है, C3A थर्ड नंबर पे, C4F नहीं कराता है, बहुत कम कराता है, चौथे नंबर पे आ गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन अभी हमने देखा था C3A की सबसे ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पे C3S की होती, थर्ड नंबर पे C4AF की, और चौथे नंबर पे C2S की। ठीक है, और लास्ट है वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा पानी यूज़ करता है C3S। मतलब पानी हमने जैसे मान लो सीमेंट के 4 कंपाउंड थे, पानी हमने डाला तो कुछ पानी ये लेगा, एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, चारों पानी का यूज़ करेंगे और हाइड्रेट होंगे। तो सबसे ज़्यादा पानी जो यूज़ करता है वो C3S यूज़ करता है, दूसरे पे C2S, तीसरे पे C3A, और C4AF लगभग बराबर करता है, लेकिन C3A थोड़ा ज़्यादा करता है। तो अब देखते हैं हम सीमेंट को कितने पानी की ज़रूरत होती है हाइड्रेटेड होने के लिए। तो मान लो 100 किलोग्राम हमने सीमेंट लिया, तो 23 किलोग्राम पानी की तो हाइड्रेट मतलब रिएक्ट करने में ही ज़रूरत पड़ जाती है। ये हुआ डायरेक्ट कि अगर जो हर एक मॉलिक्यूल है पानी की ज़रूरत हुई उसको हाइड्रेट करने के लिए, तो 23 किलोग्राम हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 23 किलोग्राम से काम चल जाए। कुछ 15 किलोग्राम जो होता है वो एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस वगैरह पे और एंट्रैप्ट हो जाता है, ये यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब अगर हम 23 और 15 38 किलोग्राम पानी डालेंगे तो 23 किलोग्राम यूज़ होगा, 15 किलोग्राम यूज़ नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि 23 हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 23 का 23 यूज़ हो जाएगा, नहीं, 23 का कुछ % यूज़ होगा, कुछ वॉइड्स में चला जाएगा, इसलिए हमें टोटल 38 यूज़ करना पड़ेगा।
और तीसरे तरह का पानी होता है कैपिलरी वाटर, मतलब ये इवेपोरेट हो जाता है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इतना पानी यूज़ करना पड़ता है ताकि वो हाइड्रेट हो जाए। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें पानी यूज़ करना पड़ेगा। अब शॉर्ट में देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। दो तरह से होती है, ड्राई होता है, वेट होता है। ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले मिक्स करते हैं कंपाउंड को, फिर बर्न करते हैं, फिर हमको ग्राइंड कर देते हैं फाइन फाइन उसमें, ठीक है, और उसके बाद जिप्सम डाल देते हैं। ये हो गया हमारा ड्राई प्रोसेस, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वेट प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कैलकेरियस और आर्जिलिसियस को थोड़ा अलग अलग रखते हैं। रॉ मटेरियल लेते हैं कैलकेरियस का, जैसे लाइम चौक वगैरह ले लिया, उसको क्रश किया। ऐसे ही रॉ मटेरियल जो हुआ आर्जिलिसियस का, उसके अंदर पानी डाला हमने। वेट है तो वेट मतलब पानी, पानी मिलाया, उसके दोनों को एक साथ लाया, फिर फाइन ग्राइंड किया और उसका किल्न में उसको गर्म किया, मतलब बर्न किया, और फिर फाइन ग्राइंडेड कर दिया इसको। फिर यहाँ पे जिप्सम भी डाल दिया हमने। तो ये था वेट प्रोसेस। अंतर क्या हुआ दोनों में देखो, यहाँ पे पानी यूज़ किया है, तो पानी यूज़ हुआ है तो उसकी वजह से पूरा ये दोनों इक्वली और होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो ये होमोजीनियस होगा थोड़ा। दूसरा ये होगा कि कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग जो बच जाएगी। यहाँ पे पानी है तो जल्दी से ग्राइंड फाइन में अपने आप ही हो जाएगा, वहाँ पे अगर जो पानी यूज़ नहीं किया तो हमें ग्राइंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, लेकिन हाँ, इसके अंदर पानी यूज़ हुआ है तो हीट हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, फ्यूल हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, कि जो भट्टी है उसकी लेंथ भी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, किसमें, वेट प्रोसेस में। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, कि सीमेंट की टेस्टिंग कैसे होती है। तो दो तरह से होती है, एक तो फील्ड, एक लैब। फील्ड मतलब हम गए साइट पे, हमने देखा सीमेंट का कट्टा, अब देख के हमें बताना है कि अच्छा है, ख़राब है, क्या है। टेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ उसकी वो मिलेगी हमें नहीं, जब हम उसके अंदर पानी डाल देंगे। तो फील्ड में हम उसको कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देख के चेक करेंगे उसे, क्या 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 होना चाहिए सीमेंट के अंदर। पहली चीज़ कि जब हम उसको देखें, हमें पता होना चाहिए कलर कैसा होता है एक एक्चुअल ओपीसी सीमेंट का, ओपीसी के कट्टे का। तो जो सीमेंट होता है उसका ग्रे कलर होता है, यूनिफॉर्म ग्रे कलर, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर जो हम उसको अपनी सीमेंट को लेके अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे रब करेंगे तो वो स्मूथ फीलिंग हमें नहीं आनी चाहिए, हार्श फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हार्श आई तो मतलब उसके अंदर कुछ एडल्टरेंट मिलाए हुए हैं। तीसरा कि एयर सेट लम्प्स नहीं होने चाहिए। एयर सेट लम्प मतलब उसके अंदर पानी मॉइस्चर उसने ले लिया है, और जिसकी वजह से मॉइस्चर ले लिया, तो पहली मॉइस्चर ले लिया तो वो सेट हो चुका है, तो वो ख़राब हो चुका है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है, तो एयर सेट लम्प भी नहीं होने चाहिए उसके अंदर। चौथा कि जब हम उसको सीमेंट को पानी के अंदर डालें तो वो फ्लोट नहीं करना चाहिए और डूब जाना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि सीमेंट जो होता है, जब हम उंगलियों के बीच में हम उसको रब करेंगे तो वो कूल फील होना चाहिए, ठीक है। हॉट हॉट वो तब फील होगा कि जब वो पानी के अंदर डालेंगे, रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तब वो हॉट होगा। लेकिन उससे पहले वो कूल ही होना चाहिए जब हम उंगली के बीच में उसको फील कर रहे हैं। और दूसरा कि जब हम पानी के अंदर मिलाए उसे तो स्टिकिंग थिन पेस्ट बनना चाहिए उसका। ये थी चीज़ फील्ड पे जो हम देखेंगे, सामने से देख के हम बताएंगे कि सीमेंट कैसा है। अब करते हैं लैब में टेस्ट। तो लैब में टेस्ट सबसे पहला होता है फाइननेस के लिए, कि कितना फाइन है। फाइननेस से क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो सीमेंट है, सीमेंट अगर जो फाइन है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मतलब जितना ज़्यादा फाइन होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। अब इसको अगर जो आपको समझना हो कि फाइन होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो, कैसे होगा, मान लो एक पत्थर है, आपने इसको तोड़ के ऐसे इस तरह से पत्थर में डिवाइड कर दिया, तो पहले जो इसका सरफेस एरिया था वो ये था, अब इसका सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा बाहर से ये इन सबको ऐड करेंगे तो इसके सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा। अब सरफेस एरिया का क्या रोल है, जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा पानी उतना ज़्यादा ज़्यादा जगह से रिएक्ट करेगा। और सारी जो खेल है, सारा जो खेल है वो हाइड्रेशन का ही है, कि पानी कितना रिएक्ट कर रहा है हमारे सीमेंट के क्लिंकर से। तो जितना वो रिएक्ट करेगा उतनी जल्दी प्रॉपर्टी वो गेन करेगा, जो जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उतना ही अच्छा सीमेंट होगा, तो जितना ज़्यादा फाइन उतना ज़्यादा अच्छा। तो फाइननेस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो सीव टेस्ट होता है, एक होता है एयर परमिलिटी टेस्ट। सीव टेस्ट मतलब सीधा छलनी में छान के देख लेंगे, 90 माइक्रोमीटर की सीव देखेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, डालेंगे उसके ऊपर, उसके बाद फिर इसको 15 मिनट तक, हम 15 मिनट से ज़्यादा छानते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो ऊपर की साइड है, जो रेजिड्यू है वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर रेजिड्यू 10% से ज़्यादा हुआ मतलब उसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े पार्टिकल। तो अगर बड़े पार्टिकल ज़्यादा है तो सीमेंट है बेकार। तो हम क्या करते हैं, इसको छानते हैं, देखते हैं 10% से ज़्यादा नहीं है, 10% से ज़्यादा नहीं हुआ तो मतलब ओपीसी हमारा बढ़िया है। आगे चलते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट देखते हैं। एयर परमेबिलिटी का जो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि सरफेस एरिया अगर जो ज़्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो परमेबिलिटी होगी कम। और हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस से हमारे पास कोई भी चीज़, मान लो हम यहाँ से एयर पास करा रहे हैं तो ज़्यादा सरफेस से टच होके जाएगी तो उतना ज़्यादा हेड लॉस होगा। तो मतलब हम इस तरह से सरफेस, इसके अंदर सीमेंट भर देते हैं, नीचे से हम एयर पास करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितना लॉस हुआ हेड में, मतलब कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ रहा है एयर को उधर पहुँचाने के लिए। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है उतना ज़्यादा
इसकी फाइननेस है और उतना अच्छा सीमेंट है, तो हम इसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया में काउंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओपीसी के लिए ये 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होनी चाहिए पर ग्राम। 1 ग्राम में 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का देख लेंगे तो ये 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर C3S ज़्यादा होता है, मतलब फाइननेस ज़्यादा, सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसका ज़्यादा। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिर्फ आपको याद रखना है कि लीच एटलियर फ्लास्क से हम यूज़ करते हैं, 3.15 होती है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे करते हैं? विकार्ट्स एपरेटस से करते हैं। इस टेस्ट को करने के बाद हम क्या क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरी चीज़ फाइनल सेटिंग टाइम, तीसरी चीज़ स्ट्रेंथ और चौथी चीज़ साउंडनेस। तो हम इन सब चीज़ों का पता कैसे लगाते हैं पहले वो देखते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? विकर्ट्स एपरेटस को यूज़ करते हैं और हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। क्या है, कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक मोल्ड बनाते हैं इस टाइप का, किसका? सीमेंट का। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? 500 ग्राम ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि 24%, मतलब 500 का 24% पानी हमने यूज़ किया और हमने ऐसा मोल्ड बनाया। ठीक है, अब इसको मोल्ड बनाने के बाद, हाँ, मोल्ड की खास बात है कि ये जो है 40 मिलीमीटर इसकी हाइट होती है और 80 मिलीमीटर ये होता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये डायमेंशन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, मान लो हमने इतना पानी यूज़ किया। अब ये जो यहाँ पे जो स्केल है, ये जो नीडल है, ये ऊपर से नीचे की साइड धंसेगी। इसके अंदर हमने इतना पानी मिलाया कि ये अंदर धंस रही है। ठीक है, मान लो जब हमने पानी मिलाया तो ये इतनी, सिर्फ इतनी धंसी। ठीक है, 24% में सिर्फ इतनी धंसी, मान लो ये 10 मिलीमीटर धंसी। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा मोल्ड बनाएंगे, उसके अंदर 24 की जगह थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे हम। ठीक है, ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये और ज़्यादा धंसेगी। हाँ, तो कंसिस्टेंसी क्या है? ये पानी का वाटर कंटेंट है। ये वाटर कंटेंट है कंसिस्टेंसी, कि कितना वाटर कंटेंट हम इसका रखें ताकि ये ऊपर से 33 से, ठीक है, 33 से 35 मिलीमीटर तक, 33 से 35 मिलीमीटर तक धंस जाए। ठीक है, जैसे टोटल 40 मिलीमीटर है तो नीचे से कितना हुआ? 5 से 7 मिलीमीटर धंस जाए नीचे से। तो मतलब, तो हमने जैसे इसकी पी की वैल्यू निकाल ली, पी मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल ली, जिस पे ये जो रोड है नीचे 33 से 35 मिलीमीटर तक धंस जा रही है। तो जैसे ही हमने पी की वैल्यू निकाल ली, तो अब हम तैयार हैं सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो सेटिंग टाइम निकालेंगे हम, दो तरह का होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम और दूसरा होगा फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है कि हमने t = 0, हमने घड़ी में देखा कि अभी टाइम कुछ हो रहा है, मान लो 10 बज रहे हैं। ठीक है, 10 बजे हमने पानी मिलाया सीमेंट के अंदर और उसको छोड़ा। ठीक है, अब जिस टाइम पे वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ करनी स्टार्ट कर दे, मतलब जिस टाइम पे हमें लगा एट दिस मोमेंट उसने क्या हुआ, प्लास्टिसिटी लूज़ कर दी। ठीक है, तो उस टाइम को हम नोट करेंगे और देखेंगे कितना टाइम हुआ इस बीच, उसको हम कहेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये हुआ प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट किया। और जब वो हम उसका फिर हम देखेंगे कि टोटल कितना टाइम लगा कि हर एक, मतलब पूरा का पूरा सीमेंट उसने अपनी पूरी प्लास्टिसिटी लूज़ कर दी। तो वो होगा कितने टाइम पे होगा ये, तो टोटल हम टाइम को देखेंगे, वो होगा हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम। तो ओपीसी के हिसाब से इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे, मतलब 10 घंटे बाद वो अपनी पूरी प्लास्टिसिटी को लूज़ कर देता है। अब विकार्ट्स एपरेटस का क्या यूज़ है? देखो, ये होता है विकार्ट्स एपरेटस। हमने पहले ये यूज़ करके हमने निकाल ली पी। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, अब इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम फिर से मोल्ड बनाएंगे। पहले हमने पी की वैल्यू निकाल ली, मान लो पी की वैल्यू है 28% वाटर कंटेंट। अब हम इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे 0.85 पी, मतलब पानी जितना पहले मिलाया था उसका 0.85 टाइम्स ही पानी को मिलाएंगे हम। और अब यहाँ से हम इसको डालने की स्टार्ट करेंगे। तो मान लो हमने 500 ग्राम सीमेंट यूज़ करके हमने ये मोल्ड बनाया था। अब जैसे ही मोल्ड बनाया और उसके बाद पानी मिक्स किया हमने, कितना? 0.85 पी। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी छोड़ो। उसके फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो देखा क्या, 2 मिलीमीटर तक नीचे से रह गया। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो सिर्फ 3 से 5 मिलीमीटर तक नीचे से रह जाए, मतलब ऊपर से 33 से 35 मिलीमीटर तक रह जाए, तो वही होगा हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये ओपीसी के केस में 30 मिनट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम में हम क्या करेंगे, वापस से यही चीज़ देखेंगे। वापस से हमने 0.85 पी का ही हमने सीमेंट का अपना मोल्ड बनाया 500 ग्राम का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का इसका डायमेंशन लेंगे। जो ये था, ये कुछ इस तरह से होगा कि बाहर एनुलर रिंग होगी इस तरह सिलेंडर, और अंदर जो होगा यहाँ पे एक नीडल होगी। तो जब इसके ऊपर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या, किस टाइम पे फाइनल सेटिंग आएगी, तो मतलब जैसे अभी स्टार्टिंग में छोड़ा तो ये अंदर धंस जाएगा। ऐसा टाइम, कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब हम इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो ये ऊपर सतह पे रुकेगा, और जो इसके जो बाहर वाला जो ये है
उसका इस सरफेस के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन जो नीडल है, नीडल का इंप्रेशन आ जाएगा। मतलब जैसे इसको हम ऊपर से देखें, इसको हम ऊपर से देखें तो बाहर वाली साइड का ये जो इंप्रेशन है नहीं आए, जो बीच वाला नीडल है इसके अंदर सिर्फ उसका इंप्रेशन आए। ऐसा टाइम जब आएगा तो वही हम टाइम बता देंगे स्टार्टिंग से कि ये फाइनल सेटिंग टाइम है, और ओपीसी के लिए लगभग 10 घंटे होता है। अब याद करने वाली चीज़ क्या है कि जब हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी नाप रहे हैं विकार्ड्स एपरेटस में, तो उसके लिए जो हम ये यूज़ करते हैं रोड ऊपर से, वो होती है सर्कुलर रोड, ठीक है, और वो होती है 10 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। पी कंसिस्टेंसी में यूज़ करते हैं हम। उसका पी से 0.85 पी पे आता है दोनों में, इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग में। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम 1 मिलीमीटर की रोड यूज़ करते हैं जिसकी साइड होती है 1 मिलीमीटर, और इसके लिए हम एनुलर रिंग यूज़ करते हैं जिसकी 5 मिलीमीटर होती है। बिल्कुल याद होनी चाहिए ये तीनों की तीनों चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ हम दो तरह की टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव होगी, एक होगी टेंसाइल। तो कंप्रेसिव टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट लेंगे, एक पार्ट सीमेंट का लेंगे, एक 3 पार्ट लेंगे सैंड का। सैंड एनोर सैंड, स्टैंडर्ड सैंड होता है ये। और क्या करेंगे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब यही होता है कि ग्रेजुअल हम लोड लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि फेल कितनी ज़्यादा कितनी देर बाद हो रहा है, या फिर कितनी ज़्यादा लोड पड़ने के बाद वो फेल हो रहा है। तो इसके ऊपर जो हम लोड लगाते हैं वो लगाते हैं 35 MPa पर मिनट, कि मतलब पहले मिनट में 35 MPa हमने ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया, फिर अगले मिनट में फिर 35 MPa ग्रेजुअली अप्लाइड करेंगे और देखेंगे कि फेलियर कब हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने पहले कंसिस्टेंसी में पी हमने निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्रेसिव में हम क्या यूज़ करेंगे, पानी उतना यूज़ नहीं करेंगे, पानी थोड़ा कम यूज़ करेंगे, P/4 + 3%, इतना पानी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो इसके अंदर मोल्ड बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसा एक क्यूब, ठीक है, जिसका साइड वाली जो सरफेस होगी वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, और इसको जो अगर साइड देखेंगे हम तो 7.07 सेंटीमीटर करीब आएगी, ठीक है। तो हम इसको कंप्रेसिव लोड देंगे यहाँ पे, और कितना 35 MPa पर मिनट के हिसाब से हम इसके ऊपर लोडिंग करेंगे और देखेंगे कब ये फेल हो रही है। तो ये होगी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट के अंदर पानी जब मिलाते हैं हम तो तीसरे दिन में लगभग 50% स्ट्रेंथ हो जाती है। जैसे OPC 33 है, OPC 33 मतलब 33 MPa, 33 MPa मतलब 33 MPa वो जो गेन कर लेगा वो 28 दिन में गेन कर लेगा। तो 3 दिन के अंदर वो 50% अपनी गेन कर लेता है, मतलब 33 का आधा 16.5 MPa वो गेन कर लेगा कितने, 3 दिन में ही, और 2/3 वो गेन कर लेगा 7 दिन में जो सीमेंट होगा, और 28 दिन में पूरा 33 MPa गेन कर लेगा। तो ये था कंप्रेसिव। ऐसी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वापस से वही सीमेंट लेंगे, सैंड लेंगे, 1:3 में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 35 MPa नहीं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कम, ठीक है। तो यहाँ पे 35 MPa की जगह 3.5 MPa पर मिनट, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। हम इसके अंदर लोड लगाएंगे दोनों साइड से टेंसाइल। हाँ, जैसे उसके अंदर हमने यूज़ किया था P/4 + 3%, यहाँ पे यूज़ करेंगे P/5 + 2.5%, ठीक है। यहाँ पे पानी को थोड़ा और कम करेंगे, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, पानी को थोड़ा और कम करेंगे, तो वहाँ पे P/4 था, यहाँ पे P/5 है, + 2.5%। और यहाँ पे भी मोल्ड जो बनाएंगे वापस से वही बनाएंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की सरफेस, और या फिर इसकी साइड जो होगी 7.05 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरह का ब्रिक्वेट एपरेटस कुछ होता है ये, और टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं और इससे हम यहाँ पे निकालते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस हमने पहले ही बताया था कि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं होता है, वॉल्यूम अपना चेंज नहीं करता है, उसे ही हम कहते हैं साउंडनेस टेस्ट। अच्छा, साउंडनेस किस किस वजह से होती है, एक तो लाइम की वजह से होती है, मैग्नीशिया की वजह से होती है, ठीक है। लाइम की वजह से कैसे, जैसे कैल्शियम सल्फेट था, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ने C3A से रिएक्ट किया था तो वॉल्यूम बढ़ा था, तो यहाँ पे लाइम, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट ने C3A से रिएक्ट किया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो मतलब हुआ मैग्नीशिया। तो लाइम की वजह से और मैग्नीशिया की वजह से ये अनसाउंडनेस होती है। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ लाइम है तो हम यूज़ करेंगे लेचेटलियर टेस्ट, ठीक है। लेचेटलियर टेस्ट क्या है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट है। इस तरह का सिलेंडर होता है, कैसे होता है ये बताते हैं। कि मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके दोनों आर्म इस तरह से है, ठीक है। ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं साइड में से। इसके अंदर आप भर देंगे सीमेंट, ठीक है। सीमेंट भरने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पूरी असेंबली को पानी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आपने सीमेंट भर दिया, और ये जो आम है इस तरह से है, इसको आपने पानी में डाल दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए, ठीक है। अब जो इन दोनों आम के बीच का जो डिस्टेंस है वो था x मिलीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, पानी से निकालने के बाद इसको नापा था x मिलीमीटर था। उसके बाद क्या किया आपने, वापस से इसको पानी के अंदर डाला और बॉइलिंग पॉइंट पे रखा, 25 से 30 मिनट के लिए बॉईल किया और 3 घंटे तक रखा। तो जब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हम उसकी रिएक्शन को तेज कर रहे हैं सीमेंट की।
तो सीमेंट की रिएक्शन को तेज़ कर रहे हैं, तो सीमेंट की रिएक्शन तो C3 भी होगा, लाइम भी होगा, सब चीज़ें होंगी, रिएक्ट करेंगी, ठीक है, वो एक्सपेंड भी होगा, तो हम जल्दी जल्दी एक्सपेंड करा के देख रहे हैं। तो ये अगर जो इसके बाद जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो होगी ये इस तरह से हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अब ये सीमेंट जो होगा एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे साउंडनेस ही तो देख रहे हैं ना हम इसकी, ये एक्सपेंड करेगा तो ये भी जो इसके आर्म्स होंगे खुलेंगे। अब ये खुलने के बाद ये मान लो वाई हो गए, तो जो y माइनस एक्स है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो दिक्कत है, इतना ज़्यादा हम अनसाउंडनेस हम झेल नहीं पाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट, हम दूसरा सीमेंट लाएंगे जो अच्छा सीमेंट होगा। हाँ, इसकी कुछ डायमेंशन याद करने की ज़रूरत है कि जो डायमीटर होता है इसका d और इसकी जो हाइट होती है h, ये सेम होती है 30 मिलीमीटर की, और जो लेंथ होती है इसकी वो 165 मिलीमीटर होती है। इसके अंदर सीमेंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं वो 100 ग्राम डाल रहे हैं। हाँ, जैसे पी हमने वहाँ यूज़ किया था कंप्रेसिव के लिए P/4 प्लस 3% यूज़ किया था, टेंसाइल के लिए P/5 प्लस 2.5% यूज़ किया था, ठीक है, और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी हमने यूज़ किया था। ऐसे ही यहाँ पे साउंडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं 0.78 पी। और ये क्या है? लीचेटलियर टेस्ट आपको याद रखना है क्या क्या होता है ये। हाँ, अगर लाइम और मैग्नीशिया दोनों है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव मतलब एक तरह से प्रेशर कुकर टाइप मान लो, ठीक है, या फिर भट्टी टाइप मान लो, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना के, एक क्यूब बना के रखेंगे, क्यूब या फिर क्यूबॉइड बना के रखेंगे, और उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, हीट करने के बाद सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन करने के बाद जब हम इसको बाहर निकाल के कूल करेंगे, तो जो साइड है, कोई भी साइड इसकी, जो उसमें जो गेन इन लेंथ है, ठीक है, लेंथ इन गेन इन डायमेंशन है, वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.8% से ज़्यादा वो बढ़ गई है लेंथ, इसका मतलब अनसाउंडनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब हुआ ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीमेंट से पूछे जा सकते हैं, जाते हैं। इसमें बस एक टॉपिक और रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट। उसकी वीडियो मैं पहले ही बना के अपने यहाँ पे चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वो 10 मिनट की वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर ये आप कुछ सबको कंबाइन करके आप ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप टेस्ट लगाएंगे सीमेंट का, तो आप 90% क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।